हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक जो है वो रीडिंग पैसेज का है, यानी अपने रीडिंग कंप्रेंशन पैसेज। रीडिंग कंप्रेंशन पैसेज जो आपके एग्जाम में 9 अंक का होता है। आपने नोट्स और समरी बनाना सीखा, जो आपने 6 अंक का सीखा था। 4 अंक के नोट्स बनाना और 2 अंक का समरी तैयार करना, तो वो 6 अंक का कार्य था। अब आपके एग्जाम में सबसे पहले जब पेपर का फ्रंट पेज है वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 6 तो क्वेश्चंस करता है अगला, और 3 उसमें वोकेबलरी से संबंधित आता है, जिसमें सिमिलर शब्द है वो पूछे जाते हैं। उनका एक ही वर्ड वहां से छांट करके आपको लिखना होता है। ऐसे 6+3 जो है टोटल 9 मार्क्स का कार्य आपको करना होता है। अब जैसे ही रीडिंग कंप्रेंशन पैसेज, हर बार इतनी लंबी स्पेलिंग आप हर बुक्स में देखते हैं। कंप्रेंशन है क्या? ये कंप्रेंशन जो है, यहाँ पे नाउन वर्ड जो लिखा हुआ है, इसका वर्ड जो वर्ब करें अपने कि वर्ब क्या है, तो आप कह सकते हो कि ये देखो जी, कंप्रेंड इसका जो है वो वर्ड हो गया। और कंप्रेंड का मतलब होता है किसी चीज को समझना, ज्ञान होना, ऐसा इसका अर्थ है। जब इसका समझना ज्ञान होना है तो कंप्रेंशन का वही अर्थ है। कंप्रेंशन का मतलब हो गया सूझबूझ, सीधा होता है, ज्ञान होना नहीं बल्कि ज्ञान। दूसरा शब्द कह दीजिए समझ, ऐसा इसका अर्थ है। तो ये समझ वाला पैसेज है। समझ वाला पैसेज का मतलब पैसेज समझदार नहीं है। आप कितने समझदार हो पैसेज को सरल करने में, ये बात यहां पर पूछता है। तो यहां पैसेज कैसे सरल करें? ऐसे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अंदर इस प्रकार की समझ रखते हैं कि मैं पिछली वाली कई क्लासों से पैसेज सरल करता आया हूं, तो पैसेज तो मेरे घर की बाड़ी जैसा है, मैं तुरंत से ही इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हर कोई जो है वो 80 अंक के पेपर में 80 ही लेकर आता। जहां उलझता है ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसेज में उलझ जाता है। 9 अंक में है, 9 अंक में से 4-5 अंक जो है वो डिसमिस कर जाता है और आकर के ये बात बताता है कि हाँ, पेरेंट्स से कि हाँ मेरा पेपर 80 अंक का पूरा हो गया है। तो ऐसा पैसेज में ही गड़बड़ हो रही है। तो पैसेज में गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास उसको सरल करने की ट्रिक्स नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन करता है, उस क्वेश्चन का वही उत्तर नहीं देते, बल्कि पैसेज में से देख करके पूरी की पूरी 2-2, 3-3 लाइन उतारते हैं। पूछता है केवल एक बंदे के बारे में है, घर में जितने फैमिलीज हैं, नेबर्स हैं और गली में रहते हैं, सबका जवाब उसमें दे दिया जाता है। इसलिए वहाँ पे आंसर गलत सिद्ध करके उसको मार्क्स में काट दिया जाता है। तो ये सब बातें आपको सरल करनी है, और इसको सरल करने के लिए हमने कुछ ऐसी ट्रिक वाली बातें जो हैं विस्तार से लिखी हैं। आप इन्हें वापस नोट्स बनाना तो सीख ही लिया, छोटा कर सकते हो ताकि आप हर चीज को समझ सको। और मैं पूरा विस्तृत लिखा है तो विस्तृत पढ़ लीजिए। कंप्रेंशन का मतलब समझ हो गया, ज्ञान हो गया, सूझबूझ हो गया, यानी बोध, जिसको हिंदी शब्द कितने ले लो, बहुत सारे हैं ऐसे बोध वाला। तो आप में कितना बोध है ये पैसेज सरल करने पर पता चल जाता है। इसमें कोई ऐसा आपसे कोई ग्रामर नहीं सरल करवाता। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसे बड़े बड़े पैसेज दे देते हैं। अगला कितना ही बड़ा महारथी हो, वो उतने दिए गए टाइम में उसे सरल कर पाता है तभी जब उसके पास अच्छी ट्रिक्स हो, उसे काम करने का तरीका मालूम हो। तो आपको भी ऐसा ही करना है। देखो यहाँ मैंने कुछ बात लिखी है कि इसको सरल करना है कंप्रेंशन पैसेज को। तो कैसे करें? तो हमने लिखा हाउ टू सॉल्व द कंप्रेंशन पैसेज। इसको कैसे सरल किया जाता है? तो पहली बार लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो, पहले से पुराना तरीका क्या है, जब भी पैसेज आता है तो पैसेज पे चिपक जाते हैं तुरंत से कि लो भाई पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ऊपर सबसे पहले हेडिंग क्वेश्चन का सीरीज ही ये दिया जाता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ऐसा लिखा होता है। तो लो भाई केयरफुली पढ़ना स्टार्ट। अब यहां पे यही बात कहना चाह रहा है कि आप ये काम यानी अपना समय ऐसा स्पेंड मत करो, पहले जो काम करना वो करो। अरे कोई भी चीज है, ऐसे अपने एक जूतों की दुकान में गए, दुकानदार जो है वो पहले से ही यानी सारे जूते ला करके ऐसे पटकने लग जाए, तो क्या हमारे पैरों में
हमारे पैरों का उससे मेजरमेंट ही मालूम नहीं है, वो ऐसे ही पटक रहा है, तो गलत है कि नहीं? आंसर आएगा? नहीं आएगा। पहले हमारे पैरों का वो माप लेगा। इट मीन्स इस पैसेज को सरल करने के लिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस की सीरीज को देखा जाएगा कि क्या क्वेश्चन किए गए हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चन क्या मांगना चाहता है। पूरा WH वर्ड जो है वो ज्ञान में रखना है कि व्हाट का मीनिंग क्या है, वाई का मीनिंग क्या है, हाउ का मीनिंग क्या है। यानी पहले क्वेश्चन पढ़ने फिर पैसेज पढ़ना है, ताकि बात को अच्छी तरह से क्या कर सकें, सरल कर सकें। अब देखिए यहां पर हमने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले रीड द पैसेज, क्विकली स्टडी द क्वेश्चंस। सबसे पहले पैसेज को क्विकली स्टडी कर सकते हो, और क्विकली स्टडी द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। यानी आपको पैसेज तुरंत से आपको पैसेज सरल करना है, तो पैसेज को पढ़ने का काम आप तब करेंगे। स्टडी द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, पैसेज के अंत में दिए गए क्वेश्चन का स्टडी करें। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर आप पैसेज में आइए और वहां पर अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए। और आपको जैसे ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये बात जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकती है, एक बार आप ज़्यादा मैटर को अंडरलाइन कर लीजिए। जवाब देते समय उसमें से छंटनी करके आप अपना एक निश्चित जो है वह आंसर वहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा, स्टार्ट योर सेकेंड रीडिंग ऑफ द पैसेज। उसके बाद में आप दोबारा ये देखो, क्विकली एक बार पढ़ सकते हो, अपनी नज़रों में निकाल सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आप एक बार पढ़ना बंद करें, पहले क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर पैसेज को सरल करें। और आगे वाली बात में है, स्टार्ट योर सेकंड रीडिंग ऑफ द पैसेज, यानी दोबारा उस पैसेज को पढ़ें। दिस रीडिंग शुड बी थोरो। अब की बार जो आप पैसेज को रीड करो वो थोरोफुली होना चाहिए। थोरो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीरता से, थोरो का मतलब विस्तार से आप पैसेज को पढ़ें। अंडरलाइन की सेंटेंस, और आपको जो मेन सेंटेंस है, जो की सेंटेंस है, यानी आंसर वाला सेंटेंस है, उसको अंडरलाइन करें, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें रिलेटेड टू द गिवन क्वेश्चन। दिए गए सवाल या क्वेश्चंस के संबंध में जो शब्द और सेंटेंस है उनको अंडरलाइन कर लें। अगली बात नंबर 3 क्या लिखी, एन अल्टरनेट मेथड कुड बी टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। यानी आपको वैकल्पिक मेथड जो है वो कुड बी टू गो थ्रू द क्वेश्चन, यानी सबसे पहले तो आप सवाल जो क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चन के माध्यम से ही ऐसे वैकल्पिक बातें यानी जवाब है वो पा सकते हो। कब? जब आपने पैसेज को दूसरी बार पढ़ लिया है। विच गिव्स ए रफ आइडिया, जो आपको एक रफ आइडिया देगा, यानी पूरा पैसेज पढ़ लिया ना, तो अब क्वेश्चन पढ़ने पर तुरंत से आपको पता चल जाएगा कि आंसर तो ये होना है। तो गिव्स ए रफ आइडिया अबाउट द कंटेंट और सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, उस पैसेज का जो भी विषय है वो आपको हाथ लग जाएगा। इट बिकम्स ईजियर टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो आपके अंडरलाइन वर्ड हैं, जो आंसर वाले जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, वो आसान बनाएगा। वाइल गोइंग थ्रू द पैसेज, जब आप उस पैसेज में घुसोगे, एंड विल हेल्प टू रीच आंसर फास्टर, और तेजी से उस आंसर तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान में ले लेनी है। वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन से, जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, ट्राई नोट टू गिव वैग और जनरल आंसर। तो ये कोशिश कीजिए कि आप किसी तरह से उसका वैग यानी स्पष्ट, वैग का मतलब जो फालतू है, ऐसा कोई जनरल और वैग यानी स्पष्ट जो बात है वो लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी खास, और समटाइम्स स्टूडेंट्स यूज वन जनरल डिस्क्रिप्शन व्हेन 4 or 5 पॉइंट्स हैव टू बी मेड। यानी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट्स यूज वन जनरल डिस्क्रिप्शन व्हेन 4 or 5 पॉइंट्स हैव टू बी मेड। यानी जब भी 4 से 5 पॉइंट कोई आंसर में बनाने होते हैं तो वो उस डिस्क्रिप्शन को जनरली यहाँ पे यूज करते हैं। अवॉइड जनरल आंसर, कोई भी अन्य जनरल आंसर का यहाँ पे मतलब ये है कि पूरे घर परिवार संबंधी सबको उसमें ही शामिल कर दिया, ऐसा आंसर आपको नहीं देना है। आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, जो पूछता है उतना ही जवाब देना है। राइट इन शॉर्ट, आपको उसका आंसर शॉर्ट में लिखना है, सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है। अनलेस रिक्वायर्ड टू डू अदरवाइज, यानी जितनी जरूरत है उतना ही आपको लिखना होता है। अगला पॉइंट कह रहा है, सो
यानी डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। आपको यहां पे किसी तरह से डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, यानी आपको बार बार किन्हीं प्रकार की उन पंक्तियों को अपने आंसर में नहीं लेना है। दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, या यूं कहें कि पैसेज को बार बार पढ़ रहा है, ये भी ऐसा आपको नहीं करना है। अवॉइड यूजिंग स्लैंग, ऐसा आपको स्लैंग यूज करने से बचना चाहिए। डू नॉट यूज वैग वर्ड्स, यानी साधारण या अस्पष्ट या फालतू शब्दों का प्रयोग न करें। व्हेन ए प्रिसाइज वन विल डू, जब कोई खास प्रिसाइज यानी सही सही ठीक ठीक कोई बात होती है उसे ही आप यूज लें। मेक श्योर दैट यू यूज योर ओन वर्ड्स, और आप अगली बात कह रहा है कि इस बात के लिए अपने आप को आश्वस्त करें कि आप अपने खुद के शब्दों को ही प्रयोग में लें, एज फार एज पॉसिबल, यानी जितना संभव हो सके। चलो ये तो संभव तभी होगा ना जब आप कुछ अंग्रेजी जानते हैं, पहले से ऐसे टेंसेज वगैरह अच्छा ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आप अपने शब्दों में दे सकेंगे। वरना तो सीधा आप काम क्या करेंगे, इसकी शक्ल देखी, वहां पे पॉइंट टिकाया और तुरंत से वहां से उतारने का काम करेंगे। दिस मीन्स दैट यू मस्ट समराइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, नेवर कॉपी होल चंक्स। आगे वाली बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है ये, यहां पर ये कह रहा है दिस मीन्स दैट यू मस्ट समराइज, यानी अगर आप अपने शब्दों में जवाब देते हो तो अगला क्या समझेगा, अगला समझेगा कि आपने इसको समरी में ले लिया है, एंड इंटरप्रेट, और इसे एक व्याख्यात्मक सूचना में, यानी एक लंबी चौड़ी सूचना आपने इस पैसेज से ले ली है, और अब आप आंसर खुद अपने शब्दों में दे रहे हैं। नेवर कॉपी होल चंक्स, पूरे गुत्थे का आपको कॉपी नहीं करना है। जबकि हम पिछले समय से कर क्या रहे हैं, पूरा का पूरा पैसेज की लाइन डिटो लिखते हैं, वैसा का वैसा लिखते हैं, चाहे वहां पे नाउन प्रोनाउन भी बदलना हो वो भी अपने से बदला नहीं जाता, वर्ब बदलनी हो वो भी हमसे बदली नहीं जाती, हम तो उसका क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये कॉपी वगैरह नहीं करनी है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना उस समय। चलो अपने कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें जो हैं वो और लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हमने कुछ 3 से 4 पॉइंट और लिख लिए हैं। अब इसमें आपको कुछ बातें और मैं बता देता हूं। तो देखिए यहां पे लिखा द लैंग्वेज ऑफ योर आंसर्स मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ये बात हमने जो है यहां पर इस तरह से लिखी है कि आप जो आंसर दे ना वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, यानी किसी तरह से आपको यहां पे विदाउट ग्रामर आपने हर तरह का आंसर कचरा करके दिया है तो आपका जो 1 नंबर आना है वो यहां करके कट जाएगा। इसलिए आपको ग्रामेटिकली वहां पे आपको फोकस करना होगा कि मैं सेंटेंस का जो तैयार कर रहा हूं, जो आंसर तैयार कर रहा हूं वो ग्रामर में ठीक है क्या। फिर है चेक योर स्पेलिंग्स। आप जो स्पेलिंग लिख रहे हो उस समय, यानी 20 वर्डों में तो 10 से 20 शब्दों में तो वो जवाब देना होता है, उसमें भी 3 से 4 स्पेलिंग अगर आपने गलत कर दी तो वहां पे आपका स्पेलिंग्स गलत होने पर भी आंसर पर प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से मार्क्स घटने का कार्य होगा। आप वहां पे पंक्चुएशन का भी ध्यान रखें, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। आंसर जब आ रहा है तो वहां पर भी आपने साथ में ये वाला चिन्ह बरकरार रख दिया, आपने वहां पे आंसर वाले में फुल स्टॉप लगाना था, प्रश्न चिन्ह रख दिया, फिर पूछ रहा है कि मेरे आंसर सही थे और मार्क्स नहीं आए, तो आपको ये पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है। चलो ये सावधानी बरती। इसके बाद कह रहा है WH वर्ड क्वेश्चन एलिमेंट टेल्स यू विच टाइप ऑफ आंसर आर गिवन। अगला ये पंक्ति कह रहा है कि जो WH वर्ड शुरू में आते हैं, यानी आपका क्वेश्चन शुरू हो गया वर्ड से, व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट हेयर, यहां क्या लिखते हो, ऐसे कोई क्वेश्चन किया। व्हाई आर यू गोइंग देयर, ऐसे कोई भी क्वेश्चन किया तो आपको कह रहा है कि WH वर्ड क्वेश्चन एलिमेंट टेल्स यू, ये आपको बताता है कि विच टाइप ऑफ आंसर आर गिवन, यानी किस प्रकार का जवाब दिया जाता है, किस प्रकार का जवाब दिया जाना है, ये बात आपको क्वेश्चन से पता चलेगी। जैसे ही व्हाट डू यू राइट हेयर, तुम यहां क्या लिखते हो, तो मैं यहां पे जवाब लिखने वाले समय ऐसे कहूंगा कि आई राइट हेयर अबाउट
कंप्रेंशन पैसेज, मैं यहां पे कंप्रेंट पैसेज के संबंध में लिखता हूं। आई राइट हेयर अबाउट कंप्रेंशन पैसेज। तो देखो इस व्हाट का जवाब कंप्रेंशन पैसेज है, तो मैंने इसे, अब देखो डू यू राइट हेयर, यहां पे यू था, वहां पे यू और आई तो होंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा सवाल या तो ही या सी में या फिर किसी प्रकार के ऐसे पिंटू मार्टो जो भी जिस नाम से आएंगे, जिस नाम से होंगे नाउन होगा, नाउन से अगर सवाल कर सकता है या ही सी से कर सकता है, तो आपको वापस जवाब भी ही सी में वापस डालने होते हैं। आप जब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जैसे व्हाट डू ही राइट, ऐसे आ गया क्वेश्चन, व्हाट डज ही राइट हेयर, वह यहाँ पर क्या लिखता है, तो आप जवाब देने वाले समय स्टार्ट करोगे ही राइट्स। अब देखो ग्रामेटिकली सही करना होगा, यहाँ पे ही है इसलिए राइट के साथ एस या यस करेगा, यहाँ देखो डज की वजह से इसमें एस लगेगा या यस लगाना होता है, तो ही राइट्स हेयर, ये वर्ब आपको करेक्ट करनी पड़ी। ही राइट्स हेयर अबाउट कंप्रेंशन पैसेज, यानी इस व्हाट का जवाब कंप्रेंशन पैसेज है। ये बात तो यहाँ पर भी लिखी थी, आपने यहाँ पर उतार दी, तो इसका सही जवाब आपको लिखना होता है। अब वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां पर क्यों जा रहे हो। अब वाई का मतलब क्यों है, यानी सारे शब्दों के सही बात जो आपको जानकारी है, क्यों से सवाल किया, इसका मतलब कारण जानना चाहता है आपसे, वो किसी तरह का कारण रीजन जो है वो यहां से स्पष्ट करवाना चाहता है। तुम वहां पे क्यों जा रहे हो, तो आप जो भी बात कहोगे कि आज वहां पे है वो एक बहुत बड़ी एक पार्टी है, वहां पे एक शादी समारोह है, मैं वहां पे शरीक होऊंगा, उसमें शामिल होने जा रहा हूं, जो भी बात है वो वहां पे लिखनी है। मैं वहां पे सर्कस लगा हुआ है, सर्कस देखने जा रहा हूं, तो ये सर्कस, शादी समारोह, पार्टी जो भी है, ये वाई का क्या है, जवाब है। तो उस क्वेश्चन एलिमेंट पर भी आपको फोकस देना है कि यहां पर मुझे क्या करना है। अगली बात है इन्फर द वर्ड्स फॉर फाइंडिंग आउट। अब जो आप वोकेब के लिए 3 शब्द छांटोगे, वोकेब के लिए जो 3 शब्द सिमिलर शब्द छांटने होते हैं, वो बहुत से स्टूडेंट चूक जाते हैं, और जब क्वेश्चन पेपर करके वापस जब आते हैं तो कहते हैं कि हाँ मेरे सही है, और जब पता चलता है तो 3 में से 1 सही होता है या फिर 2 सही होते हैं, और कई बार तो तीनों ही गलत होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पैसेज पढ़ रहे थे उससे पहले मैंने बात कही थी क्वेश्चंस पढ़ो, और क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, उन शब्दों को भी पढ़कर जाना है कि वो शब्द क्या हैं, और उनका ठीक से एक अंदाजा लगाना है कि वो किस तरह से मीनिंग है। कई बार उन 3 शब्दों का खुद को अर्थ ही नहीं आता है, तो वहां ढूंढेंगे क्या, जब यहाँ पे ये पता ही नहीं चल रहा कि ये कौ के संबंध में है, तो वो कौ यहाँ पैसेज में ढूंढोगे कैसे। जब यहाँ पे ये पता ही नहीं चला कि शब्द क्या है, तो फिर ढूंढने का तो मतलब ही नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उस समय जब फाइंडिंग आउट करोगे तो आपको देखना है कि वो शब्द किस स्ट्रक्चर में है। मैंने 10th क्लास के काफ़ी सारे जो हैं वो ऐसे अपने वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे जो ग्रामेटिकली पोर्शन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऐसे वीडियो बनाए हैं, और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप अच्छी तरह से जो है वो पढ़ सकते हो, ताकि आपको ग्रामर का थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज हो जाए। देखो वो शब्द छांटने होते हैं, जब भी आपको वर्ड को छांटना होता है तो वर्ड की कैटेगरी देखनी है कि वो वर्ड क्या नाउन है, क्या वो वर्ड है जो किसी तरह का वर्ब है, क्या वो वर्ड है जो किसी तरह का कोई प्रेपोजिशन है, क्या वह किस फॉर्म में है। आपको ये देखना है कि वो है क्या, किस अंदाज का वर्ड है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, उसको आपको देखना है कि क्या वह कोई कंजक्शन है, तो कंजक्शन टाइप का वर्ड ढूंढना है, क्या वो वर्ड किसी तरह का कोई इंटरजेक्शन है। ये शब्द बातें जो हैं आपको देखनी होंगी। ज़्यादातर अपने एग्जाम में क्या नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब से संबंधित वर्ड होते हैं, और उन्हें ही वापस छांटना होता है। तो पहले तो ये कुछ चीज़ें आपको सीखनी होगी, आप जो है वो अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। और मेरे उस जो है वो आप YouTube पे देख सकते हो, अपने नाम से ही ऐसे झाझड़िया है,
तो यहाँ पे इंग्लिश विद झाझड़ी आपको ये चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। आप डालोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वहाँ पे मिल जाएगा इंग्लिश विद ऐसे झाझड़िया सर, तो इस पे आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर जो है वो 5-4 दिन 10-10 20-20 मिनट जो है वो अक्सर देख लें, ताकि आपको ये 3 नंबर भी खोने नहीं पड़े। और जब ये आप YouTube खोलो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये काम भी आपको करना है। चलो स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें जो है वो एक पैसेज को सरल करने के लिए होता है कि ये इन्फर करने होते हैं। इन्फर का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। तो ये अनुमान लगाने की बात करेगा, यानी आपको अनुमान लगाना है। अनुमान ही लगाओगे, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया भर की बातें सारी आप ही जानते हो, आप तुरंत से सरल कर दोगे कि आने दो वो वर्ड्स, मैं तुरंत से पोस्टमार्टम कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप इन्फर करोगे, इन्फर करके आप जो है वो आराम से बना सकते हो। तो स्टूडेंट ये कार्य आपको करना है। ओके, थैंक यू।